गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सबकी योजना सबका विकास। तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत की डेवलपमेंट के लिए जो हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक मिशन निकाला था, सबकी योजना सबका विकास। इसका नाम असल में है पीपल्स प्लान कैंपेन। 2018 और 19 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे और जो है लास्ट ईयर अक्टूबर में जो है इसको जो है पैन इंडिया लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। अब इसके अंदर कोई स्पेशल ऐसी आपको मतलब इसमें पैसे नहीं दिए जाते, कोई भी एलोकेशन नहीं की जाती, कोई एक्स्ट्रा पैसों की या फिर फंड्स नहीं एलोकेट किए जाते, लेकिन एक तरह से फैसिलिटेट किया जाता है स्टेट्स को और जो लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने सारे रिसोर्सेज को कन्वर्ज करके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को जो है वो बना सके। ठीक है, अब रिसर्च का जो काम है वो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो करती है। तो ये है क्या योजना, इसको पीपल्स प्लान कैंपेन का नाम दिया गया है, जिसको हिंदी में हम ये कह सकते हैं सबकी योजना सबका विकास। और इसको लास्ट ईयर अक्टूबर में एक जो है पायलट लेवल पर शुरू किया गया था, पैन इंडिया लेवल पर। इससे पहले 2018 और 19 में कुछ स्टेट्स में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह जो है वो लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, जो 11th शेड्यूल में, उन सबको कन्वर्ज करके हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को बनाएं। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे किया जाता है इसमें? अब 48 इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, मोस्टली जो हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन इनसे रिलेटेड हैं। फिर उसके अंदर जो है उसके बेसिस पर जो है वो जो है स्कोर जनरेट किए जा रहे हैं कि 30 नंबर जो है वो समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेंगे, 30 नंबर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को मिलेंगे, 40 नंबर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मिलेंगे। इसके बेसिस पर जो है वो प्लान्स को डेवलप किया जाएगा कि मतलब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान देना है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर इतना ध्यान देना है, और ऐसे करके इंडिकेटर्स जो है वो इन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए ऐसे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स कैसे पता लगेगा कि हमें कि ग्राम पंचायत जो प्लान बना रही है वो उसको कैसे किस फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स देखे गए हैं। 48 इंडिकेटर्स को जो है वो सेंसस से जो आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सी ग्राम पंचायत में कौन से जो है वो जो आपके प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे 48 इंडिकेटर्स को सेंसस से डिसाइड किया गया। कुछ इंडिकेटर्स को सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से डिसाइड किया गया, और बाद में जो है बाकी जो इंडिकेटर्स बचे लोकल लेवल पर देखने के लिए उसको लोकल फैसिलिटेटर से एक सर्वे भी कराया गया। ठीक है, अब जो है इसमें मोटिव क्या था कि हर ग्राम पंचायत की अपनी अलग नीड्स हैं, अपनी अलग प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे कि समझ लो अगर किसी ग्राम पंचायत में सूखे की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो वाटर कंजर्वेशन होगी ना, उनके लिए कोई और प्रायोरिटी नहीं होगी एज कंपेयर टू वाटर कंजर्वेशन। तो इसीलिए सबको एक तरह से लोकल फैसिलिटेटर से सर्वे भी कराया गया कि उनके लिए प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई की जाएं और उसके बेसिस पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को बनाया जाए। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज सबकी योजना सबका विकास का असली मोटिव ये है कि जो ग्राम पंचायत लेवल पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कन्वर्ज किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट्स की जितने आपकी स्कीम्स चल रही हैं लोकल गवर्नमेंट पे, उन सबको इकट्ठा किया जाए और एक ओवर आर्किंग, एक अम्ब्रेला प्लान बनाकर ग्राम पंचायत को दिया जाए। ठीक है, अब यही इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स क्या होते हैं? वो भी यही होते हैं कि आप जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस करना चाहते हो किसी ग्राम पंचायत में, और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव और एक पार्टिसिपेटरी प्लान बनाना है आपको। अपनी पूरी सारी कन्वर्जेंस करनी है, जितनी भी आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो प्लान्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्लान हैं, फिर ग्राम पंचायत के जो अपने प्लान्स हैं, उन सबको कन्वर्ज करना है, सारे रिसोर्सेज को कन्वर्ज करना है, और कैसे हम जो है ग्राम पंचायत की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और स्टेट डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्वर्जेंस करने का भी इसके अंदर प्लान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो है इसको लॉन्च किया गया था। अभी पार्लियामेंट में बताया है कि हमने इसके लिए कोई स्पेशल फंड्स जो हैं वो डेडिकेट नहीं किए हैं, हम प्लान बनाने में हेल्प कर रहे हैं, कन्वर्जेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारी सेंट्रल प्लान्स चल रहे हैं, उन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं,
उसको और हम स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम को और जो लोकल लेवल की स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज करवाने में हेल्प कर रहे हैं जो है ग्राम पंचायत की, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट पर ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से योजना हो सकती है। फ्यूचर में भी इसका बहुत स्कोप है, हम ग्राम पंचायत को इसी स्कीम से ही डेवलप कर सकते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो धीरे धीरे चलाया जा रहा था और क्योंकि ये सक्सेसफुल हो रहा है इसीलिए इसको हर साल जो है वो एक्सटेंशन मिलती जा रही है, हर कुछ महीने में इसको बना दिया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो याद रखना, सबकी योजना सबका विकास जो है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, सबकी योजना सबका विकास। सो द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, they have informed the parliament that they have not allocated special funds for this सबकी योजना सबका विकास program, and this सबकी योजना सबका विकास program was a people's plan campaign movement which was started in 2018 and 19 as pilot projects in several states of the country, and in 2020 October it was extended as a pilot project in the entire country. Okay, almost 20 states adopted it and later on it was extended to almost all of the country, and this scheme basically aims to converge all the resources available with local governments, state governments and central government related to the local government, related to these gram panchayats, and this scheme wants to converge all the efforts of several tiers of the government to promote economic development and social justice in these gram panchayats. Okay, so how this process is done? So gram panchayat development plans are established using 48 indicators that we have to cover these areas while forming our plan, and mostly 30 marks for infrastructure, 30 marks for human development and 40 marks for economic activities allocated. Okay, so if when they are planning for these development plans, they share the plan, they share priorities for the plan in this ratio 30, 30 and 40. Okay, so which are these 48 indicators? They are identified from the Census of India, which was conducted last in 2011, and later on socio-economic caste census data from that was also used, and the most important one was the survey conducted by local facilitators. So how this survey was important? Because every gram panchayat has a different need or a different priority. Like for a drought prone area, water conservation would be their prime priority. Okay, so they would be considering all the plans they should any plan that they would be making, they would think that water conservation should get the prime priority for their gram panchayat. Okay, so every gram panchayat was having a different priority, and so that's why a survey by local facilitators was also conducted, and based upon that survey these 48 indicators were used to prepare gram panchayat development plan for that gram panchayat or the local government. Okay, so this objective of this sabki yojana sabka vikas was basically to converge the resources available at local level, state level as well as central level earmarked for these local governments, and to converge these resources, prepare development plans and implement those plans for the overall development of these gram panchayats. Okay, so these gram panchayat development plans were prepared for economic development and social justice, which is the fulcrum of these local governments. Okay, so now लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पब्लिक डिसऑर्डर को ही सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो, ये नहीं कि आप लोकल जो आपके जो आम केसेस हैं उसके लिए अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ कर रहे हो तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक नेसेसरी एविल है, हमको इसकी ज़रूरत है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हर केस में या छोटे से छोटे केस में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करते रहो, ठीक है। और बोला है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करना भी है तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, आपको पता ना आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, आर्टिकल 22 जो है वो डिटेंशन के लिए सेफगार्ड्स देता है। उन दोनों को जो है प्रोविजंस उसको लेटर और स्पिरिट में फॉलो करना है
अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप कर भी रहे हो तो, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती क्या है? आप जब पुलिस जो है या फिर एक मजिस्ट्रेट के जो है ऑर्डर्स के ऊपर पुलिस जो है वो किसी को अगर डिटेन करती है बिना उसके किसी क्राइम को किए हुए, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आर्टिकल 370 को जो है वो अमेंड किया गया था, तो कुछ पॉलिटिशियंस को जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का, तो उसके एक्ट के अंदर जो है उनको जो है वो घर पर ही डिटेन कर लिया गया था। अब उन्होंने कोई क्राइम तो किया नहीं था, ठीक है, लेकिन ये उन्हें लग रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लग रहा था कि कुछ वो ऐसा ही स्पीच दे सकते हैं जिससे दंगे भड़क जाएं या कुछ वायलेंस हो जाए, उसके लिए उनको जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि वो पर्सन को प्रिवेंट करना कि वो कुछ ऐसा एक्ट ना करे जिससे पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है, उसके लिए उनको डिटेन कर लेना, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो हर केस में बहुत सारे ऐसे केस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये याद दिलाया है गवर्नमेंट्स को कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस चीज़ से रिलेटेड है कि जिसको आपने डिटेन किया है कि वो कोई ऑफेंस ना कर पाए, इस चीज़ से, इसी चीज़ के लिए जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मर्डर किया है तो आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन ले लो कि इसने मर्डर किया है, वो पर्सन मर्डर ना कर पाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो करेगा, आप उसको बचाओ, उस बचाने के लिए कि वो ना कर पाए, उसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो यूज़ करते हैं। वो कोई सज़ा नहीं है, वो आप उस पर्सन को बचा रहे हो वो क्राइम कंडक्ट करने से पहले ही, ठीक है। तो कोई सज़ा नहीं है ये, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है वो याद दिलाया है, ठीक है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही इसके प्रोविजंस आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, ठीक है। बहुत सारे लॉज हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, फिर जो है टेररिज्म से रिलेटेड कुछ एक्ट्स बनाए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट के पास इसकी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। अब जो है बिना किसी क्रिमिनल ट्रायल के भी आप किसी को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले सकते हो, और जो है आपको जो है कोई गारंटी, जो ये लॉज को कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, ठीक है, कि आपको कुछ बताना नहीं पड़ता। मतलब कुछ केसेस जैसे NSA का केस है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें तो आपको बताना भी नहीं पड़ता कि आप क्यों किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द लॉज जो हैं उनमें आपको आर्टिकल 22 कहता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस लिए किसी पर्सन को पब्लिक जो है डिटेंशन में ले रहे हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिना किसी ग्रेव पब्लिक डिसऑर्डर के थ्रेट के आप इस लॉ का बिना जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। प्रिवेंटिव डिटेंशन, so Supreme Court has clarified that a person cannot be put up under preventive detention for sundry laws or sundry purposes of law. Okay, so only in case of preventing public disorder or a real threat of preventing public disorder, the government can exercise this right, or the police can exercise their right of preventive detention for a person. Okay, so the court has said that it is, of course, it is a necessary evil but to prevent public disorder, but it must not be misused in all the local law and order situations. Okay, so you cannot just arbitrarily use this preventive detention indiscriminately against people in the name of preventing law and order situations. Okay, so you will have to follow the constitutional protections which are accorded by the Article 21 and Article 22 while exercising your power of preventive detention. So Supreme Court has basically bind the hands of the police forces or the law enforcement agencies to indiscriminately use this preventive detention laws. Okay, so what is basically preventive detention? So it is when a person is taken into custody who has not committed a crime yet, but the government or the authorities believe that this person may commit
such a crime which will be a threat to law and order. Okay, so like I've given you an example, after Article 370 was amended, the local politicians of Jammu and Kashmir, they were taken into preventive detention under a preventive detention law that prevails in Jammu and Kashmir, that is the Public Safety Act, and they had not committed any crime, but the law enforcement agencies had reason to believe that if they were allowed to roam freely, they will create a law and order situation. To prevent them from creating such a situation, the government or the law enforcement agencies took them into custody under this preventive detention laws. Okay. So time and again, in several cases, Supreme Court has clarified that preventive detention does not mean that a person has committed an offense and you are punishing him for that. It is a safeguard. It is a safeguard that you are according to a person or a person whom you believe that he or she may commit a crime. Okay, so you are actually preventing that person from committing a crime. It is not a punishment. You are actually preventing that person from committing a crime. That's why you are putting them into preventive detention. Okay, so any preventive detention law Parliament has the exclusive legislative powers to make these such laws of preventive detention. So there are several laws, NSA, there are several other terrorism related laws which are available in Preventive Detention Act to enforce preventive detention, like the one I discussed with you in Jammu and Kashmir, the Public Safety Act. Okay, so these detentions are not made as a punishment for people who have committed a crime. It is a preventive law. Okay, so it is a preventive action. You are preventing a certain person from committing a crime, not that he has committed a crime in reality. You are just taking a preemptive action. Okay, so this is preventive detention. So now let us see the next topic, which is tigers in high altitude. तो अभी recently उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट का टाइगर मैप जो है वो रिलीज किया है, जिसमें कहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से लेके केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक उन्होंने जो है वो टाइगर्स को देखा है. ठीक है, तो अभी तक हम ये बिलीव करते थे कि जनरली जो टाइगर्स है वो 6000 फीट तक ही जाते हैं, उससे ऊपर उनका हैबिटेट नहीं है. लेकिन इस स्टेट के टाइगर मैप को देखने के बाद अब ये लग रहा है कि वो 12000 फीट, जहाँ पर केदारनाथ टेम्पल जो है वो लोकेटेड है, वहाँ तक भी पहुँच गए हैं. ठीक है, अभी रिसेंटली नेपाल ने भी दिखाया था कि 12000 फीट से ऊपर जो है वो टाइगर्स वहाँ पर भी पहुँच गए हैं. फिर भूटान ने भी ऐसा दिखाया था अपने मैप्स में. तो ये हमारे लिए एक क्या खतरे की घंटी है, या हमको क्या चेंज ये बता रहा है, क्या ये हमारे लिए कोई कॉज ऑफ कंसर्न है, इसको हम देखते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इससे ये पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वार्मिंग हो गई है. तो ये 12000 फीट तक भी अब उतनी ठंड नहीं है, उतना ठंडा एटमॉस्फेयर नहीं है जितना पहले होता था. इसलिए जो है टाइगर्स वहाँ तक जो है वो पहुँच चुके हैं. ठीक है, तो क्या अब हमको इससे कुछ डर होना चाहिए? क्या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? एक्चुअली नहीं. क्या हमको अपने मैप को भी इसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, अपने हैबिटेट को जो है इनके वो जो इनका हम टाइगर जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो हम टाइगर कंजर्वेशन एरियाज जो हैं उनके मैप को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा? नो, नॉट एक्चुअली. बिकॉज जैसे हम साइबेरियन टाइगर्स का इसमें एग्जांपल दिया है कि साइबेरियन टाइगर्स जो हैं वो वहाँ पर भी चले जाते हैं कई बार, जो साइबेरिया वाला एरिया है, लेकिन असल में वो साइबेरिया में नहीं रहते हैं. वो रहते हैं जहाँ पर टेम्परेट रीजन में रहते हैं जनरली, जहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं. वो बर्फ़ में जाकर नहीं रहते हैं, वहाँ तक पहुँच गए हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर हैबिटेट है उनका. ठीक है, तो जैसे कि जो स्नो में जो टाइगर्स पहुंच गए हैं उनका मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, वहाँ पर उनका हैबिटेट बन जाएगा. ठीक है, तो अभी तक हमको ऐसा कोई ट्रेड ऑफ या खतरा देखने को नहीं मिल रहा है कि अगर हम इनके जो इनके ट्रेडिशनल टाइगर हैबिटेट है वो वहाँ से वो मूव होने लग गए हैं, ऐसा कोई हमको खतरा देखने को नहीं मिला है. पर हाँ, वो ऐसी हाइट्स पर जाना शुरू हो गए हैं, इस जो है हमको ये देखने को मिला है. ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो इनके टाइगर जो हमारे रिजर्व्स हैं उसके हम मैप्स को बढ़ा दें या उसके एरिया को बढ़ा दें. ऐसा अभी तक कोई सिचुएशन हमको देखने को नहीं मिली है. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Tigers in high altitude. So Uttarakhand government has released a state tiger map which says that tigers have been observed
from Corbett National Park to Kedarnath Wildlife Sanctuary. So it is a peculiar thing because generally we believe that these tigers lie below or the tiger habitats lie below 6,000 feet altitude. Okay, but as the map says that they have observed tigers near the Kedarnath Wildlife Sanctuary. So Kedarnath temple lies almost 12,000 feet altitude. So it means that tigers have been observed in that place also. So is that a cause of concern for us, or shall we increase the tiger reserves map to include all these high altitude places also? No, not at all. Generally what has happened is that warming induced by climate change has made these high mountains tolerable for tigers. Okay, so they have started embarking on small trips to such high mountains areas. It does not mean that they will settle down there. It is not a habitat for them. These places are not habitat for them. They have just been able to move there because there is no snow. Okay, so this upward movement of tigers does not mean that they are creating new habitats in such areas. Like the example here is given that Siberian tigers do not actually live in Siberia. Of course, when there is no snow or when there is very less snow, they move there for short trips, but it does not mean that they live in Siberia. They live in temperate broadleaf, mixed pine and pure deciduous forest actually. Okay, so currently there is little evidence to suggest that any trade-off exists between their traditional habitat and these new heights. So we do not have to increase the maps of tiger reserves currently. Okay, so now let us see the next topic, which is गिलगिट बाल्टिस्तान. तो पाकिस्तान की जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया है ताकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रोविंस जो है पाकिस्तान का डिक्लेयर कर दे. ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो सीपैक जा रहा है जो चाइना का, वो भी इसी एरिया से जा रहा है. तो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये एरिया. और लद्दाख में जो इंसिडेंट हुआ है चाइना के साथ, तो हमारे लिए टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि हमारा खुद का एरिया है. जो हमारी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थी, उसी का पार्ट था जो पाकिस्तान ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है. ठीक है, तो शुरू में तो पाकिस्तान ने इसको जो है वो कब्जा करके इसको ऑटोनॉमस बना रखा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का पार्ट है, लेकिन अब पाकिस्तान इसको अपना एक प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहा है. तो इंडिया जो है वो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? शुरू में ये एक प्रिंसली स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर उसका पार्ट होता था, लेकिन इसको जो है ब्रिटिश को जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने एक लीज पर दिया हुआ था. जब 1947 में हरी सिंह जो है, राजा हरी सिंह, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दिया, एक्सीड किया, तब जो है ये गिलगिट स्काउट्स जो ब्रिटिश थे वहाँ पर जो जिनको लीज पर मिला हुआ था, वो रिबेल कर गए. ठीक है, उन्होंने जो है बाल्टिस्तान के एरिया को कब्जा कर लिया और लद्दाख के भी कुछ एरियाज में जैसे स्कार्दू, कारगिल और द्रास पर कब्जा कर लिया. इंडियन फोर्सेस ने कारगिल और द्रास से तो उन्हें भगा दिया, लेकिन जो ये रेवोल्यूशनरी, फिर वहाँ पर जो लोकल जो रिबेल्स थे वो भी उठ गए और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गिलगिट बाल्टिस्तान को. और उसके बाद उन्होंने उस पाकिस्तान के साथ एक्सीड कर दिया उस एरिया को. ठीक है, तो जो इंडिया की जो पाकिस्तान है, उन जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का एग्रीमेंट साइन कर लिया और जो है डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को दे दिए. ठीक है, तो जो है जो एजे के गवर्नमेंट वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान को दे दी थी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1974 में आपको पता है पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पहली बार सिविलियन फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें सिर्फ 4 ही उनके प्रोविंस थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा. ठीक है, और लेकिन क्या हुआ कि 2009 में उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान का एक ऑर्डर निकाला जिसके अंदर कहा कि वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई इलेक्शंस के लिए. ठीक है, और अब जब हमने
370 को अमेंड किया, उसके बाद पाकिस्तान ने नवंबर 1 2020 को, जो आपको पता है हमने ये देखा था ना ऊपर कि नवंबर 1 को जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया गिलगिट बाल्टिस्तान को, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंस डे की तरह जो है वो मनाया गया। और जो है अब पाकिस्तान मूव कर रहा है कि वो उसको अपना एक 5th प्रोविंस की तरह जो है वो बना ले, ठीक है। सो इंडिया जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, और आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, गिलगिट बाल्टिस्तान। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ finalized a draft legislation to incorporate this Gilgit-Baltistan region as the province of the country. Okay, so what is the history of this region? So it was a part of Jammu and Kashmir princely state, but Raja Hari Singh has given this Gilgit-Baltistan region to British as on a lease. Okay, but when the government when India became independent and Raja Hari Singh acceded the entire princely state of Jammu and Kashmir to India, this region which was controlled by British at that time, they rose in rebellion. The Gilgit Scouts, which were the British people or the British government, they rebel against the accession of Jammu and Kashmir to India. The local rebellion groups also emerged with the support of Pakistani government, and they proclaimed independence of Gilgit-Baltistan on November 1, 1947. On November 15, they decided to accede to Pakistan, and in 1949, Pakistan entered into an agreement with Provisional Government of Azad Jammu and Kashmir, the so-called Azad Jammu and Kashmir, this POK part, and this POK gave administrative powers of Gilgit-Baltistan to Pakistani government. Okay, so in 1974, Pakistan adopted the first full-fledged civilian constitution. They made 4 provinces in Pakistan. They did not make Pakistan occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan as a province because they believed that it will weaken their international case against India for the resolution of Kashmir conflict. So they did not make any of POK or Gilgit-Baltistan as a province of Pakistan. They presented it as an independent state, of course, ruled by the Pakistani government. But in 2009, they brought in a legislation, Gilgit-Baltistan Order 2009, which created a legislative assembly in that region, and a legislative and this northern areas were given back the name of Gilgit-Baltistan. Okay, so when India amended the Article 370 in 2019, Pakistan retaliated by observing Gilgit-Baltistan's Independence Day on November 1, 2020. Okay, so now Pakistan is trying to incorporate this area as a part of their own country, and India will not be tolerating it because it is of strategic importance to India. Of course, it is a part of Jammu and Kashmir, the Indian, which is an inalienable part of India, and China-Pakistan Economic Corridor, which is impinging upon our territorial sovereignty, and there are also concerns of a true front war with with Pakistan and China for India, which has been highlighted since the Eastern Ladakh standoff with China last year. So we cannot afford this Gilgit-Baltistan to go to Pakistan. Okay, so now लेट अस सी दिस टॉपिक, फूड फोर्टिफिकेशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा था लास्ट ईयर प्लान किया है इन्होंने कि जो है राइस जो है उसको फोर्टिफाई करेंगे, उसमें विटामिन और मिनरल्स ऐड करके जो है बच्चों को खिलाना शुरू करेंगे ताकि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके इंडिया में, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये जो आप फोर्टिफिकेशन करोगे इससे क्या होगा कि इससे नुकसान ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन से हमको लड़ने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी बल्कि नुकसान ज़्यादा है। कैसे नुकसान ज़्यादा है? उन्होंने बोला है कि जो ये आप स्टडीज़ जिनके ऊपर रिलाय कर रहे हो कि फोर्टिफिकेशन होने से जो है वो माल न्यूट्रिशन ठीक हो सकता है, वो स्टडीज़ उन्होंने ज़्यादातर कंडक्ट कराई हैं उन कंपनीज़ ने जो कि फोर्टिफिकेशन के बिजनेस में है। तो ये एक तरह से उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो चाहती हैं कि ये फोर्टिफिकेशन हो और जो आम राइस जो बिक रहा है वो बिकना बंद हो जाए, ठीक है। ये डाइटरी सप्लीमेंट्स वाली जो कंपनीज़ हैं उनकी स्टडीज़ हैं, और कोई जो है विटामिन जब आप
फोर्टिफाई करना शुरू कर दोगे, आप आयरन डालना शुरू करोगे, आप विटामिन ए डालना शुरू करोगे, उससे होगा क्या कि जो ये विटामिन और आयरन जो जैसी चीज़ें हैं ये ओवरडोज हो जाएंगी और बॉडी में जो है उसको उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जितना आप इसमें डालने की कोशिश करोगे, ठीक है। और ये इंटरडिपेंडेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं है, अब समझ लो विटामिन जो आपका विटामिन डी है और कैल्शियम का आपको पता है ना कि आप कैल्शियम जितना मर्जी लेते रहो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम टिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं मिनरल्स। तो आप जो है अगर ओवरलोड कर दोगे विटामिन ए का या फिर आयरन का तो जो है बॉडी को के लिए वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप डाइटरी जो है वो डाइवर्सिटी करो और प्रोटीन की कंजम्पशन बढ़ाओ ताकि जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, मतलब नेचुरल तरीके से आप उसको ठीक करने की कोशिश करो। डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूज़ करके जो है वो आप माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड यही है कि गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मिड डे मील स्कीम के थ्रू हम ये फोर्टिफाइड राइस जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर जो है वो बच्चों को देना शुरू करेंगे ताकि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट भी निकाला गया था कुछ स्टेट्स में जहाँ पर जो है ये बच्चों को देना शुरू करना था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट प्रोजेक्ट था। और अब जो ये बच्चों को देने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बोला था कि आप जो है ये इसके ऊपर पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करो ताकि हम ये फोर्टिफाइड राइस जो है वो बच्चों को दे सकें, ठीक है। अब ये होती क्या है बायो फोर्टिफिकेशन? इसका मतलब होता है कि क्रॉप्स की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना। कैसे बढ़ाया जाता है कि उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का यूज़ करके, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर प्लांट ब्रीडिंग करके, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं, अब समझ लो जो राइस है उसके अंदर मैं उसको मैं किसी ऐसे क्रॉप के साथ क्रॉस ब्रीड कर दूं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, जिसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा है, जिसके अंदर आयरन ज़्यादा है, तो उस क्रॉस ब्रीडिंग से जो राइस पैदा होगा उसके अंदर जो है वो ऑफकोर्स आयरन या फिर प्रोटीन जिसके साथ भी मैंने क्रॉस ब्रीडिंग की है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग करके जो है क्रॉप्स को फोर्टिफाई करने की कोशिश की जाती है या फिर बायोटेक्नोलॉजी का और यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जिंक या फिर आयरन जनरली जो है उसको जो है वो डालने की कोशिश की जाती है इन क्रॉप्स में ताकि इन क्रॉप्स की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या है? ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज देता है बच्चों को भी और उनके मदर्स को भी, ठीक है। तो चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज और उनकी मदर को जो है ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज उनके लिए निकाली गई थी 1975 में, लेकिन 1978 में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन दोबारा से 10th 5 year प्लान में इसको रिवाइव किया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है मतलब रूरल एरियाज़ में खासकर जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स का यूज़ करते हुए जो है ICDS प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी जो है 6 सर्विसेज जो हैं, ये देखो आप, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सर्विसेज बच्चों को डे केयर सेंटर्स के थ्रू या फिर आंगनवाड़ीज़ के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और स्कूल में कैसे किया जाएगा? स्कूल में मिड डे मील्स की तरह का यूज़ करते हुए फोर्टिफाइड फूड दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Food fortification. So last year we discussed that central government is planning to provide fortified rice to children in schools as well as in Anganwadi centers or daycare centers under the integrated child development services. So why there are some experts who are saying, they have written a letter to government that this food fortification will not be sufficient or will rather be not good for tackling this malnutrition problem. Okay, so they have said that the studies upon which you are relying currently, most of the studies are motivated by the private companies who are involved in the dietary supplement business. Okay, and there is no evidence to suggest that these dietary supplements will be able to handle this malnutrition problem in India. The malnutrition problem in India is not just because of the lack of some minerals, but because children are not having dietary diversity. They are not having enough vegetables. They are not having enough protein, cereals or protein-based diet. It is not because certain or some
vitamins or minerals are absent from their diet, but because they are not taking balanced diet. Okay, so what will happen with this food fortification is that you will give them vitamin A or vitamin B or iron, but these this diet will be excessive with this food fortification, and it will lead to overdose of vitamins, and these vitamins do not act in silos. They have to depend upon other minerals, such as, like I've given you an example, that vitamin D and calcium are complementary. If you are having calcium but you are not having vitamin D, your bones will not be good. Okay, so similarly, these minerals are interdependent on each other, so you cannot just pick up single minerals and start giving diet to children in order to achieve the objective of reducing or eliminating malnutrition. Okay, so these experts have rather suggested that we should focus on dietary diversity and high protein consumption to solve the problem of undernutrition in India. Okay, so what is the background of this particular topic is, the government was planning last year that they will be giving fortified rice which contains vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, folic acid, iron and zinc, and they will be giving these rice to children through integrated child development services and midday meal schemes. Okay, so they even asked the Food Corporation of India to prepare a comprehensive plan so that the government can provide fortified rice to almost all the children in the country who are registered or who are registered as beneficiaries under these integrated child development services and midday meal schemes. Okay, so even a pilot project was also launched in five states of the country, but now this letter has been shared with the government that there are concerns that this fortified rice scheme may not actually be able to address the problem of malnutrition in country. Okay, so what is biofortification? What is this process? Basically, this biofortification means that you increase the nutritional value of food crops by using the conventional plant breeding techniques or agronomic practices or biotechnology. Okay, so like we are planning that we will be increasing the nutritional value of rice by adding vitamins or iron to it. And how these crops are fortified? So crop breeding techniques are generally used. So a normal plant of rice, they are crossbred with such varieties. Like if I want the rice to have proteins, then I will breed it with a certain crop which has protein in it. Okay, so now this fortified rice will grow up as a rice with proteins. Okay, so this biofortified varieties will have high levels of micronutrients as compared to conventional crops, and this is how this crop biofortification or fortification is conducted. Okay, so what is this integrated child development services? It was launched in 1975, but it was discontinued in 1978, and again in 10th five-year plan it was relaunched again. Okay, so it aims to provide certain services to children such as immunization, nutrition, health checkup, referral services, etc. to children under the age of 6 years of age as well as their mothers. Okay, so under this scheme, this ICDS scheme, this plan of biofortification will be implemented by the government. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.